आज की वीडियो मेरे हिसाब से इंडियन ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए एक मौत का खेल उर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स है। एक ऐसा स्ट्रक्चरल रीसेट जो आपकी ट्रेडिंग, आपकी इन्वेस्टिंग, आपकी सारी आदतों को चेंज कर सकता है और जेरोधा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस मॉडल को कहीं ना कहीं हिला के रख देगा। आपने हाय दिन हेडलाइन में जरूर देखा होगा कि द स्ट्रक्चरल रीसेट ऑफ इंडियन ब्रोकरेज फ्रॉम वॉल्यूम ड्रिवन स्पेकुलेशन टू स्टेबिलिटी मैंडेटेड फीस, इस प्रकार के काफी सारे अंग्रेजी अखबारों में आपने हेडिंग सीखी होगी, लेकिन आज हम उसको डिकोड करेंगे। हम सीधे सीधे नितिन कामत के बॉम्ब शेल स्टेटमेंट पर आ रहे हैं। इंडिया के सबसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकर जेरोधा के सीईओ नितिन कामत ने खुद ने यह स्वीकार किया है कि सेबी के नए नियम, एसटीटी की बढ़ोतरी, दैट इज द हाइक ऑफ एसटीटी, और मार्केट एक्टिविटी में कमी की वजह से उनका ब्रोकरेज रेवेन्यू जून 2025 क्वार्टर में पिछले साल के मुकाबले सीधा 40% तक गिरने का अनुमान वो लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि अगर वीकली ऑप्शंस को बंद कर दिया गया, जैसे कि बात चल रही है, कंसल्टिंग पेपर आ रही है, तो जेरोधा को अपने फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स पर भी ब्रोकरेज चार्ज करना पड़ेगा ताकि बिजनेस चलता रहे। बिकॉज अगर उन्होंने अपनी डिलीवरी पे चार्ज नहीं लिया तो वो बिजनेस नहीं चला पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, उनको वहां पे चार्ज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि दिस इज द एंड ऑफ द एरा ऑफ फ्री लंच ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट, या फिर सिर्फ रेवेन्यू डिप नहीं, ये एक क्रॉस सब्सिडाइजेशन का एक मॉडल कोलैप्स है? आज की इस वीडियो में समझेंगे। आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपको पता है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम पूरे इस माजरे को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर्स का बिजनेस मॉडल एक डेलिकेट ज्वेलरी पर बेस्ड था। इसे समझने के लिए हम दो कंसेप्ट को समझते हैं ताकि आपको समझ में आए ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कैसे वर्क करते थे। कंसेप्ट ए क्या होता है? जीरो ब्रोकरेज की लेगेसी, जो कि पुराना नॉर्मल था। देखिए, कंसेप्ट का जो जो हम जेरोधा की बात करते हैं तो उनका फंडामेंटल जो फाउंडेशन था वो क्या था? कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी उनकी यही थी कि जीरो ब्रोकरेज की लेगेसी है और इक्विटी डिलीवरी फ्री है। यानी अगर आप शेयर्स यहां पर खरीदते हो और उसे एक दिन से ज्यादा होल्ड करते थे, सिर्फ एक दिन से ज्यादा, तो आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता था। ये फ्री सर्विस एक लीड मैग्नेट था, जैसे कि मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं कि अपने लोगों को आकर्षित करने के लिए एक मैग्नेट था। इसने लाखों करोड़ों नए इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाके खड़ा कर दिया कि भैया आप निवेश करो, बिकॉज वैसे भी आपको जीरो कॉस्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कंपनी चलती कैसे थी? जवाब सिंपल है, हाई वॉल्यूम फ्यूचर एंड ऑप्शन के इनकम, एफएनओ इनकम से। देखिए, डिलीवरी के कॉस्ट को क्रॉस सब्सिडाइज किया जाता था फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग से। यहां वो फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे चार्ज करते थे। एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि इन डिस्काउंट ब्रोकर्स का 70 to 80%, 70 से 80% तक का ब्रोकरेज इनकम सिर्फ एफएनओ सेगमेंट से आता है। लेकिन फिर हम दूसरा पार्ट को समझते हैं कि ये जो मॉडल अचानक से ब्रोक क्यों हो रहा है, रेगुलेटरी क्या इशू है, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस पे क्या कर रही है। तो देखिए, सेबी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस कैश का, जो कि एफएनओ इनकम कह सकते हैं, पर तीन तरफा, थ्री प्रोलॉन्ग्ड हमला कर दिया है, जिसका नतीजा है 40% में रेवेन्यू की ड्रॉप। देखिए, रेगुलेटरी जो एक्शन हुआ है और जो ये सारी शॉकवेव्स आई हैं, जो एसटीटी का शॉकवेव, इसको समझिए। 60% हाइक इन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन एफएनओ सेल, जैसे ही ये रूल आया कहीं ना कहीं चीजें बदलने लगे। फ्यूचर सेल पे टैक्स 0.0125% से 0.02% हुआ। ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.0625% से 0.1% हुआ। यह सीधे सीधे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बढ़ा देता है। एचएफटी और स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म करता है। एफएनओ नॉर्म्स को कहीं ना कहीं टाइट किया गया आने वाले समय में, जो आपने अखबारों में भी देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा है। स्पेसिफिकली अगर मैं एमडब्ल्यूपीएल की बात करूं, जिसको हम कहते हैं मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, जो कि कैश मार्केट की लिक्विडिटी से जुड़ता है। इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए लिमिट सेट की गई, दैट इज 10% ऑफ एमडब्ल्यूपीएल एक एक स्टॉक के लिए, बस उतना ही रहेगा। इसका मकसद स्पेक्यूलेटिव कैपिटल की वेलोसिटी और कॉन्सेंट्रेशन को कहीं ना कहीं कम करना था। और उसके बाद जो अभी तीसरी चीज आ रही है वो है भैया वीकली एक्सपायरीज के ऊपर जो लगाम लगाने वाले हैं, ताकि रेशनलाइजेशन करा जा सके बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और उसके साथ साथ सारी चीजों को यहाँ पे। तो देखिए क्या हो रहा है, नितिन कामत का 40% रेवेन्यू ड्रॉप का वार्निंग इस बात को क्वांटिफाई करता है कि अगर वीकली ऑप्शंस कहीं ना कहीं रुक जाते हैं तो डिस्काउंट ब्रोकर्स का ये कैश इंजन होता था कि हर वीक कोई ना कोई आकर ट्रेड कर रहा है, स्पेकुलेट कर रहा है, कुछ जुआ कर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा।
सो जब 70 to 80% इनकम सोर्स पर इतना बड़ा रेगुलेटरी ब्रेक लग जाएगा सेबी द्वारा, तो फ्री डिलीवरी का जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है, जो पहले एफएनओ से खर्चा निकल जाता था, प्रॉफिट आ जाता था, तो डिलीवरी सस्ता कर दिया जाता था, तो वो कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा। देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डेटा सबसे बड़ा अस्त्र बन रहा है यहाँ पे। सेबी की एक एग्रेसिव एक्शन जो अचानक से लास्ट कुछ महीनों से दिख रही है, वो क्यों आई? सिर्फ मार्केट स्टेबिलिटी के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए। और इसका सबसे बड़ा सबूत है एक स्टैटिस्टिक जिसे हर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर को अपने दिमाग में रखना चाहिए। 91% वाला प्रॉब्लम, रिटेल लॉस का मेट्रिक ये बताता है, सेबी की स्टडी ने रिवील किया कि नियरली 91% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने नेट नुकसान लिया इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में फाइनेंशियल ईयर 2025 में। हैरानी की बात है कि ये वही समय है जब इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे हर बड़ा ट्रेडर प्रॉफिटेबल होकर दुबई निकल गया। ये फिगर हैरान कर देने वाला है। अगर 1000 ट्रेडर्स एफएनओ में ट्रेड करते थे तो उसमें से 91 लोग लॉस नहीं 910 लोग लॉस में रहते थे। एवरेज लॉस पर पर्सन करीब 1 लाख तक पहुंच गया था। अब देखिए, रेगुलेटर के व्यू से अगर देखा जाए तो एक सिस्टमैटिक मार्केट फेलियर है। एनएससी दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम के मामले में, लेकिन ये रोबस्ट कैपिटल फॉर्मेशन की बजाय रैपिड वेल्थ इरोजन का मैकेनिज्म बन गया, जिसके चक्कर में सेबी को ये टेंशन हुआ कि इस तरह से तो काफी सारे लोग अपना सारा जमा पूंजी गवा देंगे, तो हमें इस पर लगाम लगाना पड़ेगा। दूसरा, वॉल्यूम वैल्यू का पैराडॉक्स। देखिए, इंडिया के मार्केट में एक अजीब सा पैराडॉक्स है जो सेबी की चिंता को और दर्शाता है। देखिए, इंडिया का डेटा क्या कहता है, ग्लोबल कंटेक्स्ट में अगर देखें तो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम एनएससी बीएससी के मामले में बहुत कम है। इनफैक्ट एनएससी और बीएससी अकाउंट करते हैं 81% ग्लोबल इक्विटी डेरिवेटिव्स के टर्नओवर वॉल्यूम के। 81% हमारे देश से जा रहा, सोचिए। एनएससी ने कहीं ना कहीं सारे मेजर ग्लोबल एक्सचेंज को सरपास किया, जैसे कि सीएमई ग्रुप यूएस के मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम उसके आगे निकल गए। इंडिया रैंक्स ओनली 5th ग्लोबली बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन एक्सचेंज की ट्रेडिंग में, टर्नओवर में हम इनसे आगे निकल गए। यूएस यूरोप के एक्सचेंजेस के कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम काफी ज्यादा लो है, बट हम लोग उनसे भी आगे निकल गए। तो कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर ऑफ डेरिवेटिव्स, हम इन लोगों से काफी ज्यादा निकल गए। इनफैक्ट इक्विटी टू डेरिवेटिव्स, हमारे इधर डेरिवेटिव्स लोग ज्यादा करते हैं, इक्विटी कम करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, हम वॉल्यूम के चैंपियन है, वैल्यू के नहीं। इसका मतलब यह है कि इंडिया में लो टिकट, स्मॉल लॉट कॉन्ट्रैक्ट्स और वीकली ऑप्शंस की भरमार है, जो रिटेल को हाइपर स्पेकुलेशन करने के लिए बढ़ावा देती है। ज्यादा वॉल्यूम से क्या होता है, ब्रोकर्स को ज्यादा फीस मिलती है। कम नोशनल फीस से क्या होता है, कम एंट्री बैरियर हो जाता है इनएक्सपीरियंस रिटेल के लिए, कि भैया ठीक है, तुम्हारे पास 500 रुपए तो भी आओ, तुम दूर का ऑप्शन खरीद लो। तुम्हारे पास 1000 है तो दूर का खरीद, तुम्हारे 20,000 है मल्टीपल ऑप्शन खरीद लो। तो ये स्ट्रक्चर ब्रोकर्स के लिए काफी परफेक्ट था, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कैटास्ट्रॉफिक था, जिसके चक्कर में ये निर्णय लिया जा रहा है। अब जब कॉन्सेप्ट ए, जिसकी हमने बात करी, जीरो डिलीवरी, फेल हो चुका है, तो ब्रोकरेजेस को कॉन्सेप्ट बी, फ्लैट फी डिलीवरी पे आना ही पड़ेगा। ये आप मान के चलिए। तो अभी अगर आप डिलीवरी पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो, आगे चल के आपको पैसा देना ही पड़ेगा, ये मान के चलो। तो एक कंसेप्ट भी आप समझिए कि नेसेसरी है ये फी मॉडल। इक्विटी डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर एक नॉमिनल फ्लैट फी, जैसे कि 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, लगाना ही पड़ेगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एक स्टेबल नॉन स्पेक्यूलेटिव रेवेन्यू फ्लोर बनाना पड़ेगा ब्रोकर्स को। ये फ्री एफएनओ की तरह वॉलेटाइल नहीं होगी और फिक्स कॉस्ट को कवर करने में मदद करेगी, भले ही स्पेक्यूलेटिव वॉल्यूम गिर जाए। नितिन कामत ने यही बात कही है कि अगर एफएनओ से इनकम खत्म हुई तो हमें स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेस से थोड़ा सा पैसा बनाना पड़ेगा, ताकि बिजनेस सस्टेनेबल रहे। मतलब आप खुद देखिए, आज से कुछ समय पहले हम बात करते थे इतने $1 बिलियन ब्रोकिंग मॉडल का, और अचानक से ये जो रेगुलेटरी हैसल्स एंड चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग वापस सोच रहे हैं कि भैया, जब बिलियनर ब्रदर्स ये बात कह रहे हैं तो आगे क्या हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज, एमटीएफ का भी बड़ा योगदान है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ब्रोकरेजेस सिर्फ डिलीवरी फीस पर ही डिपेंड नहीं कर सकते हैं, उनको फोकस अब स्टेबल इनकम स्ट्रीम्स पे भी शिफ्ट करना होगा। इसका मतलब बड़ा उदाहरण है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जिसको एमटीएफ कहते हैं। जेरोदा के केस ले लेते हैं। रेवेन्यू हेडविंड्स के बावजूद जेरोदा ने अपने एमटीएफ बुक रैपिडली ग्रो किया है और 5000 करोड़ 5000 करोड़ तक वो पहुंचा दिए। अब क्यों एमटीएफ, क्यों? देखिए, ब्रोकरेज फीस वॉलेटाइल होती है, लेकिन एमटीएफ से आने वाला इंटरेस्ट इनकम
ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है और रिलायबल हो जाता है। ये इफेक्टिवली ब्रोकरेज बिजनेस को लेंडिंग एनबीएफसी जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स देता है जो बैलेंस शीट को और भी ज़्यादा स्टेबलाइज कर देता है। और इसी के चक्कर में आपने देखा होगा लास्ट कुछ महीनों से बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन वो प्रमोट करते हैं एमटीएफ। तो अब आपको समझ में आ रहा है क्यों एमटीएफ का प्रमोशन किया जाता है। बाय द वे आप लोग एमटीएफ पर ट्रेड करते हैं या अभी भी एफएनओ कर रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब आपको कुछ रेयर इनसाइट्स बताता हूँ। आपने अभी तक वही बातें सुनी है जो ज़ेरोधा के अनाउंसमेंट के बाद हर जगह छपी हुई है, लेकिन एक डोमेन एक्सपर्ट होने के कारण मेरा काम है कि मैं आपको और ज़्यादा रिसर्च करके और ज़्यादा सोर्सेज निकाल के मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये यहाँ पर और क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें होने वाली है, कुछ हाई इम्पैक्ट लो विजिबिलिटी डायनेमिक्स बदलने वाले हैं जो अगले 2 से 3 सालों में इंडस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेबी का जो ग्लिचेस पेपर है वो कहीं ना कहीं किस प्रकार का कॉस्ट फॉर्म है। देखिए, सेबी का एक रीसेंट कंसल्टेशन पेपर है जो स्टॉक ब्रोकर्स के सिस्टम्स में टेक्निकल ग्लिचेस को रिव्यू करने पर बेस्ड था। अब इसका हिडन इम्पैक्ट क्या है? ये पेपर हाइपर स्ट्रिक्ट अप टाइम मैंडेट्स और सिस्टम रिडंडेंसी की डिमांड करता है। इकरा रिपोर्ट के अनुसार इससे ब्रोकर्स को अपने टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 से 30% और ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अभी तक तो बेटा तुम ग्लिच करते थे, लेकिन सेबी अब अपने कंसल्टेशन पेपर में स्ट्रिक्ट हो रही है, तो आपके कारण किसी आम इंसान आम निवेशक का नुकसान न हो उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। अब कंसोलिडेशन ड्राइवर को आप समझिए, ज़ेरोधा जैसे बड़े प्लेयर्स को ये कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इतना बढ़ा नहीं पड़ेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन छोटे ब्रोकर्स के लिए ये एक एक्सटिंक्शन इवेंट हो सकता है। एसएसआरएन प्री प्रिंट्स सजेस्ट करते हैं कि गवर्नेंस टाइटनिंग के कारण 40% मार्केट शेयर को अगले 2 साल में केवल 3 से 5 बड़े जाइंट्स में कंसोलिडेट कर सकते हैं। बाकी छोटे 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 प्लेयर्स मार्केट से बाहर हो सकते हैं। अब प्रॉप ट्रेडिंग का भी जो एक साइलेंट एक्सॉर्डस है, जो गवर्नेंस का यहाँ पर चीज पड़ा, उसको भी समझिए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने जेन स्ट्रीट बैन को सजा के रूप में कहीं ना कहीं देखा है और हम सबको दिखाया है, बट रियलिटी क्या है? एकेडमिक पेपर्स जैसे कि एसएसआरएन वो सजेस्ट करते हैं कि ये बैन ग्लोबल एचएफटी फर्म्स जैसे कि सिथाडल हो गया, जंप ट्रेडिंग हो गया, इनके लिए एक सिग्नल है। वो अब इंडिया स्पेसिफिक एल्गोज डिप्लॉय कर रहे हैं जो रिटेल फ्लोज की मिमिक्री करते हैं ताकि सेबी के डिटेक्शन से कहीं ना कहीं बच सके। तो मतलब एक शेर तो दूसरा सवा शेर, इससे गवर्नेंस आर्बिट्राज कहते हैं कहीं ना कहीं। अब इसके चक्कर में आउटकम आप समझिए, रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ कर्व्स की वजह से लिक्विडिटी खो रहे हैं, जबकि प्रॉप डेस्क स्टेल्थ में अल्फा कैप्चर कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रॉफिट बना रहे हैं। इससे नॉन वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 15 से 20% तक बढ़ सकती है, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को और भी फिक्स्ड इनकम की तरफ धकेल देगी। अब मैं आपको ये बताऊं कि भैया एंजल फंड्स के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, पॉलिसी शिफ्ट सितंबर 2025 में सेबी ने एंजल फंड्स के लिए फ्रेमवर्क में काफी ज्यादा चेंजेस की। इससे फिनटेक ब्रोकिंग हाइब्रिड्स में कैपिटल फ्लोज और आसान हो गए, तो कहीं ना कहीं पैसा और आसान हो गया। लेकिन एक ब्लाइंड स्पॉट, पब्लिक फाइलिंग में ब्रोकिंग सेक्टर का साइज 520 बिलियन दिखता है, लेकिन ये चेंज एल्गो ड्रिवन माइक्रो ब्रोकर्स के लिए शैडो फंडिंग के चैनल्स कहीं ना कहीं खोलता है। एनालिस्ट के नोट्स ये सजेस्ट करते हैं कि ये अनलिस्टेड प्रॉप डेस्क और स्टार्टअप्स के थ्रू 10 से 15% का हिडन ग्रोथ ऐड कर सकता है। एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट जो बड़े बड़े प्लेयर जैसे ज़ेरोधा को मार्जिन ट्रेडिंग में पिवट करने में मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इनसाइट सीधे सीधे ये बताते हैं कि सेबी का इन्वेस्टर प्रोडक्शन नैरेटिव भले ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, भले ही इंटेंशन जो सेबी का है अभी फिलहाल कि हमें रिटेल को बचाना है, काफ़ी ज़्यादा डेरिवेटिव्स में नुकसान है, वो नैरेटिव भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन एक कह सकते हैं ये जो मार्केट कंसोलिडेशन है और एल्गो डोमिनेंस है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं वो टर्बो चार्ज कर रहा है। तो जैसे हम कहते थे ना किसी इंडस्ट्री में बहुत मोनोपोली चलती है, वैसे यहीं की गिनती के 3-4 प्लेयर बच जाएंगे और उनके अंदर मोनोपोली आ जाएगी। तो अब काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं, आपके दिमाग में होगा कि सही में ये रिटेलर को बचा पाएंगे ये पॉलिसी या इंडस्ट्री का पूरा सुसाइड है। तो सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी, तो यहाँ पे डिबेट सबसे बड़ा यही है कि भाई ये कहीं ना कहीं चीज़ों को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो पहले हम समझते हैं कि भैया इसके फेवर में जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि स्ट्रक्चरल टेलविंड्स जैसे कि इंडिया का मैक्रो स्टोरी हो गया, हाई जीडीपी ग्रोथ हो गया, डेमोग्राफीज हो गया, शॉर्ट टर्म पेन को कहीं ना कहीं पछाड़ सकते हैं। तो उनका ये मानना है कि ये थोड़े टाइम का है।
उनका ये कहना है कि एफएनओ पार्टिसिपेशन 2018 में 2% से बढ़कर 2025 में 40% हो गया था। ये लिक्विडिटी बड़े ग्लोबल प्लेयर्स को कहीं ना कहीं खींचती है। बैन्स का मकसद ये है कि जो माल प्रैक्टिस जैसे कि जेन स्ट्रीट के एक्सपायरी डे मैनिपुलेशन में हम लोगों के सामने आया, उसको कहीं ना कहीं वो निकालना चाहते हैं, जिससे कि मार्केट की इंटीग्रिटी बढ़ेगी और ये कहीं ना कहीं चीजें हेल्प करेगी। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ब्लाइंड स्पॉट देख रहे हैं। ये कैंप इस बात को इग्नोर करता है कि एफएनओ ही छोटे ट्रेडर्स का एज या एडवांटेज था। अब हाई कॉस्ट और कम लिक्विडिटी उन्हें मार्केट से कहीं ना कहीं निकाल देगी, ऐसे काफी सारे लोग कहते हैं। देखिए, कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि वीकली बैंक्स 1990 के तरफ हमको रिवाइंड कर देगी। जब ब्रोकर्स 1990 में क्या होता है, जब ब्रोकर फीस बढ़ाएंगे तो रिटेल इन्वेस्टर फिक्स डिपॉजिट या क्रिप्टो की तरफ चले जाएंगे। और हाल फिलहाल में हमने देखा है, जो ट्रेन ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट होगा। लिक्विडिटी कहीं ना कहीं सूख जाएगी, एसआईपी के काफी ज्यादा कैंसिलेशंस बढ़ जाएंगे और गवर्नमेंट का एसटीटी रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं गिरेगा। देखिए, सेबी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। सेबी के सेलर्स वर्सेस मार्जिन, ये कहीं ना कहीं टारगेट करती है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सेलर्स को, शॉर्ट सेलर्स को टारगेट करिए, मार्जिन वालों को टारगेट करिए, लेकिन बायर्स को नहीं। जिन्होंने सबसे ज्यादा लॉस किया है 90% प्लस, वो तो बायर्स है, ऐसा लोगों का मानना है। बायर्स ऑफ ऑप्शन। देखिए, रेगुलेटर्स के 4 साल बाद भी रिटेल लॉसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। इतने सारे रूल्स के बाद भी तो बढ़ ही रहे ना। टेलीकॉम जाइंट जैसे कि जियो और ब्लैक रॉक के साथ जो पार्टनरशिप हुए और 100 बिलियन प्लस नए यूजर्स को ऑनबोर्ड किया है, तो उन्हें स्विचिंग कॉस्ट के थ्रू लॉक करने की ये साजिश भी हो सकती है। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया नया प्लेयर आ रहा है, इसके लिए ये चीज की जा रही है। ये जेरोधा के जीरो ब्रोकरेज एरा का डेथ हो सकता है, ऐसा काफी सारे लोग कह रहे हैं। क्योंकि मोटा भाई जब भी किसी इंडस्ट्री में घुसते हैं, फ्री में पहले पूरा मार्केट में लेंगे, फिर चार्ज लगा देंगे। तो देखिए, डिबेट्स पेसिमिस्टिक साइड पर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन लार्ज फाइनेंशियल हाउसेस कहीं कहीं कहते हैं कि भैया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसका लोगों को फायदा उठाना चाहिए और इससे डरना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजों के बीच में काफी सारे लोगों का ये कहना है कि भाई हो सकता है धीरे धीरे करके इंडस्ट्री चलती रहेगी, फिर हो सकता है बाद में रेगुलेटर ये चीजें रिवोक कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक स्ट्रक्चरल रीसेट है इंडिया के कैपिटल मार्केट के लिए, एक क्रूशियल मैच्योरेशन पॉइंट है। ये एफएनओ का जो क्रेज चल रहा था, 40% से ज्यादा लोग अगर जो हमारे रिटेल एफएनओ में घुस गए थे, कहीं ना कहीं ये ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम को बहुत ज्यादा शिफ्ट करेगा। लेकिन हो सकता है कि क्वालिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस लोगों का ले आएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जेरोधा का सिग्नल है 40% रेवेन्यू ड्रॉप, ये सिर्फ जेरोधा का दर्द नहीं है, ये पूरे डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल को फाइनेंशियली वल्नरेबल बना देता है। इसमें विनर्स कौन होंगे? इसमें विनर्स होंगे वो जो डाइवर्सिफाइड हैं और पुराने प्लेयर्स हैं, जैसे कि आईसीआई सिक्योरिटीज हो गए, एसबीआई सिक्योरिटीज हो गए, कोटक सिक्योरिटीज हो गए। ये जैसे बड़े प्लेयर्स हैं जो एडवाइजरी में भी है, वेल्थ मैनेजमेंट भी है, लेंडिंग में भी, ये ज्यादा रेजिलिएंट रहेंगे, बिकॉज उनका रेवेन्यू एफएनओ से वैसे भी बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं है। तो ऐसे में ब्रोकिंग का फ्यूचर किस तरफ से बढ़ रहा है? ब्रोकिंग का फ्यूचर पहला डिलीवरी फीस से ब्रोकर्स कमाने की कोशिश करेंगे, एमटीएफ की इंटरेस्ट इनकम से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं कंप्लायंस और एफिशिएंट होगी। तो ब्रोकरेज इनकम बिजनेस अब बहुत हाई मार्जिन इंटरेस्ट बेस्ड इनकम स्ट्रीम्स को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेगा। आपको समझना पड़ेगा एनएससी का इंसुलेशन, जब ब्रोकर्स 40% रेवेन्यू हेड फेस कर रहे हैं, तो एनएससी दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपैरेटिव रेजिलियंस दिखा रहा है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में उनका ट्रांजैक्शन चार्ज रेवेन्यू सिर्फ 4% ही डिक्लाइन हुआ है सिक्वेंशनल, जो बता रहा है कि भैया एनएससी ग्लोबल डोमिनेंस रिटेन करता है और गवर्नमेंट के लिए एसटीटी कलेक्शन का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है। तो एक्सचेंजेस पे उतना ज्यादा प्रभाव शायद ना पड़े। ये पोजीशन एनएससी को वॉल्यूम शॉक से ब्रोकर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा इंसुलेट करती है, ताकतवर बनाती है। इसका मतलब ये है कि इंटरमीडिएटरीज ही प्रॉफिटेबिलिटी स्क्वीज का पूरा बोझ उठा रहे हैं। तो जिन लोगों को लगा कि भाई एक्सचेंज में कोई एनएससी नहीं खरीदेगा, कोई एनएससी की चीजें नहीं खरीदेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इनके प्रॉफिट स्टेटमेंट्स में ये वाली बात आ रही है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, सेबी ने ये पेनफुल एक्शन लिया है ताकि फ्यूचर में सिस्टमैटिक रिस्क ना हो। और आपको जब तक एफएनओ इनकम मिलियंस ऑफ स्मॉल स्पेक्युलेटर्स एग्रेसिव तरीके से लॉसेस बंद नहीं करेंगे, तब तक शायद सेबी इस तरह के एक्शन लेती रहेगी। तो शायद जो एरा था फ्री लंच का, वो कहीं ना कहीं खत्म होने आया।
शॉर्ट टर्म में ये ब्रोकर्स के लिए डिसरप्टिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक रेजिलिएंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन बनाने में लगा हुआ है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा देगा और एक नेसेसरी इवोल्यूशन को लेके आएगा मार्केट में। मार्केट इंटीग्रिटी अब सिर्फ मार्केट वॉल्यूम नहीं, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी को डिक्टेट करनी शुरू करेगी। तो दोस्तों, नितिन कामत का ये डर कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। आगे चल के ब्रोकिंग इंडस्ट्री में क्या फेरबदल होंगे, किस प्रकार का बदलाव होगा, तो हमको धीरे धीरे किसके समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अब लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फ्लो छोड़ के, जितने सारे रूल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे वापस पुरानी जगह फिक्स डिपॉजिट या क्रिप्टो की तरफ रुख मारेंगे या फिर यहीं पर टिके रहेंगे? आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।